गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में। आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा और आपको जब सारा चैप्टर पूरे अच्छे तरह से समझ में आता है, पूरा वीडियो अच्छे तरह से समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके, तो आते हैं, हमारा नया टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातुएं और अधातुएं। ठीक है ना, छोटी कक्षाओं से ही हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो आते हैं कि हम मेटल्स कैसे पहचानेंगे कि मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, किसको हम धातु कहेंगे और किसको अधातु कहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक है कि धातु के भौतिक गुणधर्म, यानी मेटल्स जो हैं, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई मेटल्स होगा तो सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा। तो सबसे पहले जो अगर हमारे पास कोई मेटल्स होगा तो डेफिनेटली उसकी जो सतह होगी वो चमकदार होगी, यानी उसके अंदर धात्विक चमक होगा। जो भी मेटल होगा उसकी जो सतह होगी वो क्या होगी, चमकीली होगी, मतलब वो मेटल शाइनिंग करेगा। ठीक है ना, शाइनिंग उसके अंदर आएगा, उसकी एक चमक रहेगी। दूसरी चीज़, अगर कोई मेटल्स है वो सामान्यतः क्या होगा, कठोर होगा। ठीक है ना, मतलब वो हार्ड होगा। अब आप देखो, जैसे जो हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब जो मेटल्स होते हैं, ये जो हमारे मेटल सोडियम है, मान लीजिए आप सोडियम को ले लीजिए, मैग्नीशियम को ले लीजिए। ठीक है ना, तो ये जो मेटल्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान देना, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ये सामान्यतः कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये हार्ड रहेंगे, लेकिन कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर हमारे पास गोल्ड हो गया। ये सब मेटल्स ऐसे हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, तो इसका दूसरा गुणधर्म क्या है, ये सामान्यतः कठोर होते हैं, इनके अंदर कठोरता पाई जाती है, और ये मोस्टली क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, सॉलिड अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये अघातवर्ध होते हैं। अघातवर्ध मतलब अगर इनको पीटा जाए तो पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है। ठीक है ना, जैसे कोई भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स को हम गर्म करके क्या, उसको पीट के तो उसको हम लंबा चौड़ा चादर बना सकते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स को क्या किया जा सकता है, पीट के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, और पीटने से इसमें आवाज़ भी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जब हम इसको पीटेंगे तो इसमें से क्या होगी, आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अघात, अगर हमने गोल्ड को ले लिया, ठीक है ना, गोल्ड, अगर हमने गोल्ड को ले लिया और चांदी को ले लिया, ठीक है ना, अब इन्हें सबसे अधिक पीट के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, चाहे गोल्ड हो या हमारे पास चांदी हो, सिल्वर हो, तो दोनों को पीट के काफ़ी खूब बढ़ाया जाता है। ये सबसे अघातवर्धनीय होते, मतलब इनके ऊपर चोट करने पर इनको खूब लंबा चौड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, फिर इनके अंदर तन्यता होती है। तन्यता मतलब इनको खींच कर बढ़ाया जा सकता है। तन्यता मतलब ये टेंसाइल होते हैं। ठीक है ना, तो अब टेंसाइल होते हैं मतलब इनको खींच के खूब लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अगर हम इनको खींचते हैं तो खूब लंबा, जैसे अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड हो, अगर 1 ग्राम गोल्ड है आपके पास, तो 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 2 किमी लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इसके अंदर इतनी अधिक तन्यता पाई जाती है। ठीक है ना, फिर इसके बाद होता है ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है ना, अब ऊष्मा और विद्युत के मतलब अगर हम किसी मेटल के एक सिरे को गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी उसके अंदर ऊष्मा और विद्युत का सुचालन किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें 2 अपवाद है, एक लेड है और एक मर्क्यूरी है। लेड और मर्क्यूरी में ये 2 पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर 2 हमारे मेटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऊष्मा और विद्युत का सुचालन नहीं किया जा सकता, मतलब इनके अंदर करंट का फ्लो नहीं किया जा सकता, ये इसके अपवाद स्वरूप में है। ठीक है, तो अगर हमारे मेटल्स होंगे तो मेटल्स में निश्चित रूप से ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे, यानी उसके अंदर करंट को फ्लो किया जा सकता है। ठीक है ना,
नेक्स्ट होता है इनका गलनांक, मतलब अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना। इनको अधिक टेम्परेचर पर ही पिघलाया जा सकता है, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी अधिक होता है। आवाज़ उत्पन्न करते हैं, अगर हम धातुओं को पीटेंगे या एक दूसरे से यानी इंटरेक्ट कराएंगे तो उससे क्या आवाज़ उत्पन्न होगी। जो भी मेटल्स होगा तो मेटल्स हमें क्या करेगा, आवाज़ उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये धन आयन बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और एल्युमिनियम आयन बना देगा, ठीक है ना। पोटेशियम है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, पोटेशियम आयन बना देगा, ठीक है ना। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के नाते इनके अंदर करंट का फ्लो होता है, ठीक है ना। अब करंट का फ्लो होता है, इसके लिए इसका वायर बनाया जाता है। वायर बनाया जाता है, अगर वायर नेकेड हो तो सबको करंट लगने की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए इसके ऊपर पीवीसी का लेयर, जो वायर होता है उसके ऊपर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे किसी को करंट ना लग सके, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे रासु जो हमारे मेटल्स थे यानी धातु थे उनके भौतिक गुणधर्म हैं। एक बार मैं अब रिपीट कर दूं, जो भी मेटल्स होंगे वो चमकीले होंगे, इनमें सामान्यतः कठोरता पाई जाएगी, ये कठोर होंगे, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, ये अघात वर्ध होंगे, मतलब इनको पीटकर चादर बनाई जा सकती, इनके अंदर तन्यता का गुणधर्म पाया जाएगा, इसका मतलब इनको खींचकर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक काफ़ी अधिक होता, मतलब अधिक टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं, इनमें पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अपवाद है। पहला अपवाद ये है कि हमारी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन इसमें सोना, सोडियम, मैग्नीशियम में थोड़े अपवाद स्वरूप हैं, थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है ना। दूसरा अपवाद है कि हमारे पास जो लेड और मर्क्यूरी है, ये जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन हमारा लेड और मर्क्यूरी के अंदर ऐसी सिचुएशन पाई नहीं जाती है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते, तो ये इसके अपवाद स्वरूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा कि जो धातु हैं, हमारे जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, कॉपर है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेड है, मर्क्यूरी है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके मेटल्स के हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब अधातुएं। अब अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला अधातु का भौतिक गुणधर्म है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, मतलब हमारा जो मेटल्स होता है वो चमकीला होता है, नॉन मेटल चमकीला नहीं होता है, मतलब इसकी सतह चमकीली नहीं होती है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में इसकी सतह चमकीली नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब ये चमकीला नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक आयोडीन अपवाद है, ठीक है ना। आयोडीन क्या अपवाद है, आयोडीन चमकीला होता है, जो आयोडीन होगा वो क्या होगा, चमकीला होगा। ऐसे देखा जाए तो हमारी जो अधातु होती है वो चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन इसका आयोडीन एक अपवाद स्वरूप में है, आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। दूसरा, अधातुएं मोस्टली क्या है, मोस्टली या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं, या तो ठोस अवस्था में होंगी या तो गैस अवस्था में होंगी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। जो धातुएं होंगी या तो ठोस अवस्था में होंगी या तो गैस अवस्था में होंगी, और लेकिन ब्रोमीन इसका अपवाद है, जो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर होता है धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। जैसे जो हमारा मेटल्स होता है, मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है, लेकिन अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमारा कार्बन है, ठीक है ना, सॉरी
नाइट्रोजन हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीजन हुआ, इसलिए उनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ये ऋण आयन बनाते हैं। हमारा जो मेटल्स होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, मतलब इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इनको पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं होती है, इनको खींचकर लंबा तार बनाया नहीं जा सकता, ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, अधातुओं की हैं। और ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें कार्बन का जो एक अपरूप ग्रेफाइड है, ठीक है ना, ग्रेफाइड इसका अपवाद है। ग्रेफाइड क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो अधातुएं होती हैं, ये अधातुओं के अलग अलग गुणधर्म हैं, कुछ इसके अपवाद हैं। जैसे एक पहला अपवाद था कि जो अधातुएं होती हैं या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद आयोडीन है जो चमकीले अवस्था में पाया जाता है। तीसरा इसका अपवाद है कि अधातुओं के अंदर विद्युत और ऊष्मा का सुचालन नहीं होता है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइड है जो इसका अपवाद है, ग्रेफाइड के अंदर विद्युत और ऊष्मा का सुचालन होता है, ठीक है। तो हम अधातुओं के प्रॉपर्टीज को एक बार और रिपीट करते हैं कि अधातुएं क्या होंगी, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। पहला, अधातुएं के अंदर विद्युत और ऊष्मा का सुचालन नहीं होता है, इनको पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं होती है, इनको पीटकर लंबा वायर नहीं बनाया जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या थी, अधातुओं की थी। और अधातु जो हैं वो हमारे यूनिवर्स में धातु की अपेक्षा कम संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं लेकिन अधातुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब इसका अगर उदाहरण देते हैं तो हमारे पास जो अधातुओं के उदाहरण हैं इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो ये सारे आयोडीन है, ये सब क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल्स अधातुओं के हैं जो हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अधातु के सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, आर्गन है, नियॉन है, तो ये सब क्या है, अधातुओं के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रही धातु और अधातु के बारे में। और अधातुओं में इनके अपरूप भी होते हैं, ठीक है ना। अपरूप अवस्था में, अपरूप अवस्था मतलब कि जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन क्या है, एक ऐसी अधातु है जो बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब इसके दो अपरूप हैं, एक तो ग्रेफाइट है, दूसरा हीरा है, डायमंड है, डायमंड का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन एक अधातु है, ये बहुत मात्रा में उपयोगी है और ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। यानी एक इसका दो अपरूप है, एक तो ग्रेफाइट है और दूसरा हीरा, ये दो अपरूपों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं धातु के वायु के साथ अभिक्रिया। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेटल्स हैं, मेटल्स के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो धातु का पहला रासायनिक गुणधर्म है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब कोई धातु होगी, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल्स है हमारा कॉपर। अगर हमारा कॉपर्स है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, ठीक है। आप समझ में आ रहा। अब कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और किसमें, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पहली अभिक्रिया की कॉपर, अगर ये हमारा कॉपर क्या है, एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। दूसरा एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, एल्यूमिना बनाता है। तो इस तरह से हमारे पास अगर धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहली अभिक्रिया है।
दूसरा, अगर जो धातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है ना, अगर कुछ धातुएं हैं जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं, अगर अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करने के बाद अगर वो लवण और पानी बनाती हैं, तो ऐसे जो ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उभयधर्मी मतलब उनके अंदर बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स है Al2O3, ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा तो AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस इसके साथ क्या बन रहा है, पानी भी बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, साथ साथ में इसके साथ पानी बन रहा है। तो ये जो दोनों हमारे से धातु हैं या अधातु हैं, जो अम्ल के साथ रिएक्शन करके, अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन करके जो मेटल्स हैं वो क्या बना रही हैं, यानी पानी और लवण बना रही हैं। इसलिए इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं, इस प्रकार के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि अगर कुछ धातुएं जल में घुलकर, ठीक है ना, अगर जो धातुएं जल में घुलकर क्षार बनाती हैं, ठीक है ना, कुछ धातुएं होंगी, क्या होंगी, वो जल में घुल जाएंगी और उसके साथ क्या बनाएंगी, क्षार में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। जैसे कि क्षार और क्षारक में डिफरेंस था, तो क्षार क्या होता है, ऐसे पद जो क्षार घुलनशील होते हैं, जो क्षारक घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो कुछ धातुएं पानी के साथ घुलकर क्षार बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये सोडियम ऑक्साइड है, पानी के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे धातुएं जो हैं ये अगर जल में घुल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसे जो क्षारक होते हैं, ऐसे क्षारक को हम क्षार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। पहला कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। दूसरा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। फिर हमने धातु की वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बारे में स्टडी किया। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ये सारे पॉइंट्स खूब अच्छे तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आगे धातुओं की, जो अभी हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ा, अब इसके बाद जल के साथ जो अभिक्रिया होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आप इसको खूब अच्छे तरह से पढ़िए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।